लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए पीएम मोदी का तूफानी प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना पहुंचे। करीमनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में सवाल करते हुए कहा, ऐसा क्या कारण है कि शहजादे ने अदानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है? क्या उनके यहाँ टेम्पो में भरकर माल पहुंचा है? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपने लगते हैं, अपने काले धन से पैसे लिए हैं। ये बात आपको बताना होगा। प्रधानमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को जनता आगे लेकर जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। साहिब बीवी और गैंगस्टर, आपको लग रहा होगा कि लोकसभा चुनाव के बीचों बीच हम यह किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस चुनाव में ऐसा ही एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल यह मुकाबला है बिहार की सीवान और मुंगेर सीट पर। इन दोनों सीटों से यहाँ के पूर्व बाहुबली नेताओं के पत्नियां इस बार मैदान में हैं। मुंगेर में बाहुबली ललन सिंह के बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने से यह लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। इस सीट से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रांजनी उर्फ लालन सिंह की भी मैदान में है। बात अगर सीवान की करे तो इस सीट को रजत के पूर्व संसद में शहबुद्दीन का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस बार शहबुद्दीन की मौत के बाद उनकी पत्नी हीना साहब मैदान में है, लेकिन इस बार हीना ने 30 अप्रैल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन कर दिया है। हीना के बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से जेडीयू और रजत की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 13 मई तक टाल दी है। अब उनकी याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का समय दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया। जैन ने कहा कि सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा। सैम पित्रोदा ने आज भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया। वरंगल से पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा की नस्ली टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर भी पित्रोदा के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका में शहजादा के अंकल रहते हैं, वो चमड़ी का रंग देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शहजादे आपको जवाब देना होगा, मेरे देशवासी व अपमान को सहन नहीं करेंगे। शहजादे आपको गली के लिए जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने वरंगल में रैली को संबोधित करते हुए पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, अमेरिका में शहजादे के अंकल रहते हैं, शहजादा के सलाहकार चमड़ी के रंग पर गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादा के पुलिस बहुत गोली दी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गाली सहन नहीं करूंगा। चमड़ी का रंग कुछ नहीं होता, हम लोग तो श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की व्यापक तलाश के बीच टीएमएनए पूंछ के शहसितार इलाके में पहुंची और घने जंगल से विशेष कवरेज प्रदान की। 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 1 सैनिक की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए। एएनए भी घने जंगलों तक पहुंच गई। संभावित वह स्थान जहां से आतंकवादियों ने अपना हमला शुरू किया था। वर्तमान में पूरा जंगल भारतीय सेना के नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण खोज अभियान जारी है। मेरे घर में पूरे बच्चे दो से रोना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। खैर हो हम डर गया, हमारा निकाह अपने डर गया, निकाह हम अपने डर गया, हम बढ़ गया अंदर। आज तक घबराहट ही हमके अंदर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मई को यानी आज एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कांग्रेस घोषणा पत्र पर हमला बोला। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का एक नया संस्करण है। यह कोई न्याय पत्र नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और सनातन धर्म के प्रति न्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का नया संस्करण आ गया है। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे। ये न्याय नहीं, भारत के प्रति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की कि उन्होंने अभी तक पूर्व पाकिस्तानी मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा नहीं की है और पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों पर सवाल उठाया है। जिन्होंने कहा कि देश में चुनाव चल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में समर्थन मिल रहा है। चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में, विदेश में। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएगा। एक दूसरा मुद्दा आपने जो पाकिस्तान को लेकर लगातार हमने बोल रही है, फवाद हुसैन का बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, साथ ही उनसे अपना उत्तराधिकार का पद भी वापस ले लिया। अब इस मामले पर अखिलेश यादव ने बसपा पर सियासी हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। अखिलेश ने इसके पीछे वजह बताई कि लोकसभा चुनाव में बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपनी संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेर बदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। अखिलेश ने कहा, सच ये है कि बसपा का प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी पिछले चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती नहीं है। उन्होंने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि आप अपना वोट खराब ना करें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। साथ ही अखिलेश यादव ने बसपा को आरक्षण विरोधी भी बताया है।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 8 मई को यानी आज एएनआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया और कहा उन्होंने बयान दिया है कि या तो वोट जिहाद करे या राम राज्य के लिए वोट करे। यह किस तरह का बयान है? क्या इससे विकास होगा? क्या इससे आपको सभी समुदायों और वर्गों का साथ मिलेगा? आप कहते कुछ है और लेकिन आपके बयान उसके बिल्कुल विपरीत है। यह अच्छी नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम हैं। इस तरह के बयान हमें विकसित भारत नहीं बना सकते। मैं आपसे ऐसा ना करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इंडी गठबंधन का एक्सपायरी डेट वाली टिप्पणी का भी जवाब दिया और कहा उनकी एक्सपायरी डेट ना कहीं आ जाए। उन्होंने पीएम मोदी के बाबरी लाख वाली टिप्पणी पर भी प्रकाश डाला और कहा क्या राम मंदिर पर लग सकता है बाबरी ताला? प्रधानमंत्री से पूछे क्या यह भविष्यवाणी है? यह कैसा संभव है? चुनाव आयोग बयानों पर ताले लगा सकते हैं लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। ये विवादित बयान है, एमसीसी का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग स्टार प्रचारक के बयानों पर ताला लगा सकता है लेकिन उसमें से दम नहीं है क्योंकि वे भी आजकल उनके परिवार है। चुनाव के दौरान वे उनके परिवार बन जाते हैं। कौन उनका परिवार नहीं है? सभी स्वतंत्र एजेंसियों उनका परिवार है। उनकी एक्सपायरी डेट ना कहीं आ जाए। बाबरी का ताला राम मंदिर पे लग सकता है। ताला तो इलेक्शन कमीशन लगा सकती है, बयानों पे वो लगाती नहीं। इलेक्शन कमीशन उनका दम ही नहीं है ताला लगाने का, क्योंकि वो भी इनका परिवार ही है। सभी संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोर्ट तो अलग है, सब इनके परिवार के लोग हैं। तो बाबरी का ताला राम मंदिर पे लग सकता है? ज़रा उनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी से, उनको ये ज्ञान है? भविष्यवाणी है, हाँ भविष्यवाणी है कि ताला लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, साष्टांग करते हो आप रोज़ के रोज़, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो ताला कैसे लगेगा? ताला तो इलेक्शन कमीशन लगा सकती है, बयानों पे वो लगाती नहीं। ये तो एक विवादित बयान है ना, जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, साफ उल्लंघन है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेक्शन 1(1) कहता है कि अगर कोई भी ऐसा बयान दिया जाए, कोई भी एक्टिविटी की जाए जो विवादित हो, धर्म के आधार पे समाज में तनाव पैदा करे, नफरत पैदा करे, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है और ये साफ उल्लंघन है। लेकिन इस पे ताला कौन लगाए? वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं लगा ही सकती है। जो भी स्टार कैंपेनर हैं इस देश पे जो ऐसे विवाद बयान देते हैं, वो तो उनका दम ही नहीं है ताला लगाने